हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने स्पेक्ट्रम देखा था क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। हमने देखा था इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, फिर कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस, ये सब क्या होते हैं हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, क्या है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को और क्या जानते हैं, इसको बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसको इस नाम से भी जानते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलिए, या इसी को बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, या इसी को बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, या इसी को बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ही हम लोग इन नाम से भी बोल सकते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, ये इन नामों से भी हम इनको बता सकते हैं। अब देखो होता क्या है, अब जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करने जा रहे हैं तो देखो क्या होता है। देखो, व्हेन हाइड्रोजन गैस when hydrogen gas at low pressure is taken, at low pressure is taken in discharge tube, in discharge tube आपने क्या किया है, हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पे कहाँ लिया है, डिस्चार्ज ट्यूब में लिया है। एंड लाइट इमिटेड ऑन पासिंग, एंड लाइट इमिटेड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज passing electric discharge is passed through prism, passed through prism when spectrum obtained is, when spectrum obtained is emission spectrum of hydrogen, emission spectrum of hydrogen। देखो क्या होता है कि आपने क्या किया है, आपने हाइड्रोजन गैस को बहुत ही लो प्रेशर पे कहाँ लिया है, डिस्चार्ज ट्यूब में ले लिया है। और जब लाइट इमिट होती है ऑन पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, और लाइट इमिटेड जो हुई उसको हमने पास कहाँ से कराया, उसको हमने पास करा दिया प्रिज्म से। जो लाइट इमिट हुई डिस्चार्ज ट्यूब से, उसको हमने कहाँ से पास करा दिया, उसको हमने प्रिज्म से पास करा दिया। तो इसकी वजह से जो हमें स्पेक्ट्रम मिला, वो स्पेक्ट्रम क्या है, वो हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है, वो हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है। अब देखो इसका सेटअप देखो,
हमने क्या किया, ये हमने डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया। ठीक है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर, बहुत ही लो प्रेशर पे हमने हाइड्रोजन गैस ले ली। अब यहां से क्या हुआ, यहां से जो रे निकली, जो लाइट रे प्रोड्यूस हुई, जो लाइट इमिट हुई, हमने उसको कहां पे डाला, हमने उसको एक क्या लिया, प्रिज्म, और इस प्रिज्म से पास कराया। जब ये प्रिज्म से पास करती है तो क्या होती है, ये लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स में इसने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमने क्या किया, हमने यहां पे लगा दिया एक फोटोग्राफिक प्लेट। तो अब यहां पे क्या होगा, यहां पे 6 डिफरेंट लाइंस, यहां पे 6 डिफरेंट लाइंस आपको प्रोड्यूस होंगी। यहां पे 6 लाइंस होंगी, सॉरी 6 डिफरेंट लाइंस, 6 डिफरेंट लाइंस यहां पे दिखाई देंगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये हमारा क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट है। ये हमारा क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट है, और ये हमारा है प्रिज्म, और ये हमारा है डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब, ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, हमने क्या किया, इसको माइक्रोस्कोप से देखा तो यहां हमें 6 लाइंस दिखाई देंगी। छह लाइंस दिखाई देंगी। ठीक है, ये खुद भी इनफाइनाइट लाइन से बनी हुई है। ये 6 डिफरेंट लाइंस दिखाई देती हैं। तो जब ये 6 डिफरेंट लाइंस दिखाई दी तो इनको अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। इन 6 लाइंस को अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और इनका अलग अलग नाम है। इन लाइंस का नाम है जो कि आप पढ़े होंगे, क्या क्या, लाइमन सीरीज, नाम सुने होंगे, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पेफून सीरीज और हम्फ्री सीरीज। ये 6 साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इन 6 लाइंस का नाम पड़ा। ठीक है, तो इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर हम आपको आगे बताते हैं कि आगे क्या हुआ। ठीक है, अब हम इन सीरीज को देखते हैं कैसे ये सीरीज हैं। देखिए, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये हमारी n = 1 है, ये n = 2, ये n = 3, ये n = 4, ये n = 5, n = 6, n = 7, n = 8।
हमने 8 लाइन्स ड्रॉ की हैं, लेकिन होती क्या है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स होती हैं। ठीक, अब देखो लाइमन सीरीज हमारा क्या होता है कि सारी जो है यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है। देखो ये कहां पे आएंगे सब, पहले आप इसको बना लो, ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है लाइमन सीरीज। लाइमन एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पे सीरीज का नाम पड़ा लाइमन सीरीज। और ये कौन सा रीजन होता है, ये होता है अल्ट्रा वायलेट रीजन। ये कौन सा रीजन होता है, ये हमारा अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है। ठीक है, अब चलो आगे। अब जो लाइंस यहां पे आके टर्मिनेट होंगी दूसरे पे n=2 पे, ये हमारी कौन सा सीरीज होगा, ये हमारा होगा बामर सीरीज। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लाइमर और बामर से ही आते हैं। बामर सीरीज। और ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा होता है विजिबल रीजन। विजिबल रीजन जिसमें कि हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, अगला चलो, अगला कौन सा होगा, जो थर्ड पे आके टर्मिनेट होती है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज। और ये कौन सा रीजन होता है, अल्ट्रा वायलेट IR रीजन। इंफ्रारेड, IR मतलब इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, अब अगले चलते हैं, जो 4 पे आके टर्मिनेट होंगी। ये हमारा कौन सा होगा, ये हमारा होगा ब्रैकेट सीरीज। ये भी हमारा क्या होता है, IR रीजन, इंफ्रारेड। बाकी ऊपर के तीनों क्या है, इंफ्रारेड रीजन्स। ठीक, ये 4 हो गया। अब 5वां चलते हैं। ये हमारा क्या होगा, पी फंड रीजन, पी फंड सीरीज। ये भी हमारा क्या होता है, IR। ठीक है, और लास्ट जो हमारा है हम्फ्री। ये क्या है, हम्फ्री, हम्फ्री सीरीज। ठीक है, ये भी क्या होता है, IR रीजन। तो ये हमारे क्या है, ये हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें 6 लाइंस दिखाई पड़ती हैं। उन 6 लाइंस का नाम
6 साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है जिन्होंने उसको खोजा है। और पहला जो है सीरीज वो हमारा लाइमन सीरीज है। हमने केवल 8 लाइन तक दिखाया है, लेकिन ये तो इनफाइनाइट तक हो सकता है, तो आप ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। बस ये याद रखिएगा, लाइमन सीरीज में जो सारे टर्मिनेट कहाँ होगी, n=1 पे। बामर सीरीज में n=2, पास्चन में n=3। ये n1 की वैल्यूज गिवन है, कहाँ से आ रही हैं वो डिपेंड करता है कि कौन से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रही हैं। ये तो हमारा लाइमन सीरीज हो गया, ये हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हमारा सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये हमारा थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बना है, ये हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज को हमने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं कि मैथमेटिकली कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। हो गया बच्चों, आराम से नोट कर लीजिए। कंप्लीटेड, ओके। चलिए अब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देख लेते हैं। चलो भाई देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमको मिलता कैसे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमको कैसे मिलता है। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जो लाइन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के डी एक्साइटेशन के कारण हमें लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का मिलता है फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर, फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू another stationary orbit। ऑर्बिट। अब देखो होता क्या है, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट में है तो इसका मतलब वो कहाँ जाना चाहता है, वो अपने ग्राउंड स्टेट में जाना चाहता है हमेशा। तो जब वो ग्राउंड स्टेट में जाना चाहता है, अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डिपेंड करता है। सेकंड, अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है तो थर्ड से डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट पे जा सकता है, या थर्ड से सेकंड जाए, सेकंड से फर्स्ट जाए, फिर ग्राउंड स्टेट जाए। तो अब डिपेंड करता है कि जैसे अब हमने देखा कि मान लिया कि हमारा ये हमारा N2 है, ये हमारा N1, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, यहां से यहां आ रहा है। इलेक्ट्रॉन हमारा किसी स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में जा रहा है। तो अब अगर इसकी एनर्जी की हम बात करें तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी होती है -13.6 इंटू Z² अपॉन N2² EV। इसकी एनर्जी की बात करें तो ये हो जाएगा -13.6 Z² अपॉन N1² EV, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डेल्टा E की बात करें, डेल्टा E की बात करें तो -13.6 हमने यहाँ पे 13.6 देखो E2 - E1, तो -13.6 Z² अपॉन N2² माइनस टाइम्स 13.6 इंटू Z² अपॉन N1²। हमने क्या किया, 13.6
जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, डेल्टा ई। ठीक, अब ये एनर्जी जो होगी ये रिलीज होगी किस फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में, क्योंकि ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। हमें पता है कि अगर नीचे से ऊपर जाता है तो एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन अगर ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा। और ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करेगा, फोटोन के फॉर्म में। एनर्जी हमें देनी भी किस फॉर्म पड़ती है, फोटोन के फॉर्म में। तो दिस एनर्जी इज रिलीज्ड, दिस एनर्जी is released in the form of photon फोटोन के फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज करेगा। और फोटोन की एनर्जी होती कितनी है, विच इज गिवन बाई कितनी होती है फोटोन की एनर्जी, hc/λ। यही होती है ना फोटोन की एनर्जी, हम लोगों ने पढ़ी हुई है, hc/λ। इसका मतलब ये एनर्जी इसके इक्वल हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ hc/λ इज इक्वल टू 13.6 z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, ये h और c तो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो यहां से क्या मिल जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू 13.6 z स्क्वायर अपॉन hc 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, हमने इनको एक नया नाम दे दिया। इनका नाम हो गया, ये हमने लिख दिया 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। इसी को हम लोग क्या और क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग न्यू बार भी बोलते हैं। इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है, इस इक्वेशन को बोला जाता है रेडबर्ग इक्वेशन। रेडबर्ग इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्या नाम दिया गया, इस इक्वेशन का नाम दिया गया रेडबर्ग इक्वेशन। और जो ये आर है इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया रेडबर्ग कांस्टेंट। इस आर को क्या बोला गया, रेडबर्ग कांस्टेंट। और अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू जो होती है 1.09768 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको अप्रॉक्सीमेट कर दिया 1.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। हमें इसको याद रखना है, हमें इस r की वैल्यू को याद रखना है। r की वैल्यू क्या है, 1.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। और ये r आया कहाँ से, अगर हम r की वैल्यू देखें तो ये क्या है, r हमने क्या लिया हुआ है, r लिया हुआ है 13.6 अपॉन hc। r क्या लिया हुआ है, 13.6 अपॉन hc। अब हमें h पता है, c पता है, वहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो r की वैल्यू हमें यही मिलेगी। और अगर हम यहाँ से एक चीज़ और देख लें, यहाँ से मिल गया RCH की वैल्यू 13.6 EV। अब हम कहीं क्वेश्चन में अगर हमें इसकी वैल्यू जरूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे। RCH की वैल्यू कितनी, 13.6 EV। ठीक है, तो ये हमारा रेडबर्ग इक्वेशन है। अब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, तो इसको आप एक बार देख लीजिए कि जो हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उसके लिए क्या है कि सबसे पहले जो लाइन स्पेक्ट्रम हमें हाइड्रोजन का मिला वो क्यों मिला, क्योंकि डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डी एक्साइटेशन मतलब एक्साइट होता है तो नीचे से ऊपर जाता है। अब डी एक्साइटेशन का मतलब वो एनर्जी रिलीज करके नीचे आ रहा है।
तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करेगा? फोटोन के फॉर्म में करेगा। तो हमने देखा कि कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो अब इसको इक्वेट कर दिया है फोटोन की एनर्जी से, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? लेमडा मिल जाएगा कि किस वेवलेंथ की लेमडा, मतलब फोटोन का अगर वेवलेंथ पूछ दे तो हम यहाँ से फोटोन का वेवलेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। ये N1 कौन सी स्टेट में आ रहा है और N2 कहाँ से आ रहा है, ठीक है। और बाकी R चीज़ हमें पता है, Z हमें जो एलिमेंट देगा उसका एटॉमिक नंबर हमको पता रहेगा, सारी चीज़ें पता रहेंगी, यहाँ से हम लोग Z कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। फिर हम छोटे छोटे क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। हो गया बच्चों, इरेज कर दिया जाए। चल चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड for second line of Balmer series, for second line of Balmer series, for hydrogen atom। देखिएगा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कहता क्या है कि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। सबसे पहले हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, तो सबसे पहले यहां से हमको जेड मिल जाएगा। जेड क्या हो गया भाई? 1 हो गया, ठीक। अब देखो इसके इस लाइन का मतलब समझो, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का मतलब समझो। सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, अगर आप इसका मतलब समझ गए तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा। बाल्मर सीरीज के लिए लाइन कहां पे आगे, इलेक्ट्रॉन कहां आके टर्मिनेट होगा? N1 = 2 पे, क्योंकि ग्राउंड 1 पे तो क्या आता है? लाइमन सीरीज। तो N1 की वैल्यू यहां हो गई 2, ठीक। अब N2 अगर बोल रहा है N2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो N2 निकालने के लिए आपको क्या करना है कि N1 की वैल्यू 2 आ गई, 2 लिखा। अब यहां पे क्या बोला? सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन का मतलब इसमें 2 ऐड कर दो। जो भी लाइन बोलेगा उसमें इस N1 में उसको वैल्यू को ऐड कर देना, वो वैल्यू हो जाएगी N2 की, ठीक। तो N1 N2 हमको मिल गया। जब N1 N2 हमको मिल गया तो अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा, 1/λ = क्या होता है? RZ²। फॉर्मूला हर बार लिखा करिए आप लोग, 1/N1² - 1/N2²। यही फॉर्मूला पढ़ा। तो चलो भाई वैल्यूज रखते हैं। R की वैल्यू हमने पढ़ी 1.1 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। Z की वैल्यू तो 1 हो गई, इंटू 1/N1² मतलब 2 का स्क्वायर -1/2 + 2 4 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से हमें लेमडा निकालना है। तो लेमडा की ये 1/λ की वैल्यू है, तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इधर हो जाएगा 16 रेशियो में ऊपर चला जाएगा, और 64 - 1 3/16, तो ये हो गया 3 × 1.1 × 10⁻⁷। इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो लगभग ये कितना आएगा? 5000 एंगस्ट्रॉम।
मतलब जो फोटोन इमिट हो रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, 5000 एंगस्ट्रॉम। ये हमने किससे यूज किया, ये हमने लगाया बाय यूजिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एक ये हमारा मेथड 1 है, मेथड 1 हमने यूजिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यूजिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इससे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर हम जो हम लोग बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़े थे, तो अगर हम उससे करना चाहें मेथड 2, बोहर मॉडल ऑफ एटम, बोहर मॉडल से अगर हम करना चाहते हैं तो देखो N1 की वैल्यू 2 है, N1 कितना है 2, N2 कितना है 4। तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के लिए एनर्जी निकाल लेते हैं। E1 से N2 के लिए कितनी एनर्जी होती है, -3.4 eV, और 4 के लिए क्या होती है, 4 के लिए होती है -0.85। ठीक, यही होती है। तो अब यहाँ पे डेल्टा ई देखो कितना हो जाएगा, डेल्टा ई E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 किया तो ये हो गया 2.65। ठीक, अब एनर्जी निकल गई, हमें वेवलेंथ से पूछ रहा है, तो वेवलेंथ निकालने का तरीका कितना था भाई, 12400 अपॉन लेमडा, यही था ना। अब यहाँ से देखो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, ये 12400 अपॉन 2.65 किया तो यहाँ से भी लगभग ये क्या आ जाएगा, 5000 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो आपको जो इच्छा करे, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना चाहते हो फॉर्मूला यूज कर लो, अगर आप बोहर एटॉमिक मॉडल का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहते हो उसको यूज कर लो। ये टाइम बचाता है आपका, इससे आपका क्या होता है, टाइम बचता है। तो आप अगर आप इसको यूज कर पाते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप इसको यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बच्चों, कंप्लीटेड, इरेज किया जाए। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। लिखेगा क्वेश्चन, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बॉम्बर सीरीज, कैलकुलेट wavelength of third line of bomber series of Li plus 2 ion in terms of R, इन टर्म्स ऑफ R के टर्म में ही आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो चलो देखिए कहता क्या है कि थर्ड लाइन ऑफ बॉम्बर सीरीज, पहले देखो क्या दिया हुआ, Li+2 आयन। ठीक, इसके लिए सबसे पहले हम Z कैलकुलेट कर लेते हैं। Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ये तो समझ में आ गया। अब चलो, अब इसका मतलब समझो, थर्ड लाइन ऑफ बॉम्बर सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ बॉम्बर सीरीज, सबसे पहले बॉम्बर सीरीज के लिए N1 की वैल्यू क्या होगी, N1 की वैल्यू तो 2 होगी हमेशा, क्योंकि बॉम्बर सीरीज के लिए N1 क्या होता है, 2। लाइमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू 1, बॉम्बर सीरीज के लिए 2, और पास्टन सीरीज के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, पी फोल्ड के लिए 5, और हम्फ्री के लिए 6।
तो N1 की वैल्यू 2 हो गई बामर सीरीज के लिए। अब हमने बोला है N2 की वैल्यू आपको निकालनी है, आपको N2 की वैल्यू निकालनी है। तो इस 2 में क्या करो, जो भी बोलता है थर्ड लाइन तो 3 ऐड कर दो, तो N2 की वैल्यू क्या आ गई 5। जब हमें ये मिल जाता है तो अब हमें क्या करना है, अब हमें वेवलेंथ पूछा है तो अब हम फार्मूला लिखेंगे। जो फार्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि 1/λ इज इक्वल टू, ये क्या पढ़ा है, R इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, यही पढ़ा है। अब यहाँ पे बोला है R के टर्म में ही, मतलब हम R की वैल्यू को नहीं रखेंगे। चलो भाई 1/λ इज इक्वल टू, R को R ही रहने दिया, Z की वैल्यू हो गई 3 का स्क्वायर। चलो 1/N1 स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो 1/λ इज इक्वल टू 9R, ये हो गया 25 इंटू 400, तो ये हो गया 25 माइनस 4/100। ठीक, तो यहाँ से देखा तो लेमडा की वैल्यू हमको मिल जाएगी। लेमडा की वैल्यू क्या मिल रही है, 100 अपॉन, हो गया 21 इंटू 9, 9 1 जा 9, 18, 100 अपॉन 189 R। ये हमको क्या मिल गया, ये हमको लैम्डा की वैल्यू मिल गई। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा वेवलेंथ होगा। तो आप समझ गए। देखिए इस ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना कुछ नहीं है, बस याद रखिएगा कि कौन सी लाइन के लिए बोल रहा है। यहाँ पे आपको अलग अलग N1 N2 नहीं देगा, बस आपको देगा कौन सी सीरीज, बामर सीरीज, लाइमन सीरीज, पास्टियन सीरीज। आपको मेनली क्वेश्चन जो मिलेंगे लाइमन बामर पे, सबसे ज़्यादा बामर पे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये विजुअल रीजन होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बस आपको ये पता चलेगा कि कौन से सीरीज की बात कर रहा है। तो अगर लाइमन सीरीज की बात करेगा तो N1 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। अब N2 की वैल्यू क्या होगी, जो वो सीरीज नंबर बोलेगा, थर्ड लाइन बोलेगा तो उस 1 में 3 ऐड कर देंगे, फोर्थ लाइन बोलेगा तो उस नंबर में 4 ऐड कर देंगे, तो वो हमारा N2 मिल जाएगा। जहाँ हमें N1 N2 मिला, Z तो हमें मिल ही चुका है, और फिर उसके बाद R कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमें पता है, तो हम सारी वैल्यूज को रख करके लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह आपको समझ में आ गया कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है। ऐसे आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए मैं भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी, क्योंकि ये सब स्कूल एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, और आपको जेई और नीट के भी एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कॉन्सेप्ट ये काफ़ी कुछ कवर करता है आपका मैक्सिमम सिलेबस। ये चैप्टर, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभी जो चैप्टर पढ़ेंगे वो भी अच्छा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हमारा मेन काम है कि हमें चीज़ों को समझना है। बच्चों हम लोग को ऐसा करना है, अभी आपका स्टार्टिंग फेज चल रहा है, अभी हम लोग इसलिए बहुत आराम से आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आप क्या हो, कनेक्ट हो जाओ हमसे। जब आप कनेक्ट हो जाओगे तब अगर हम स्पीड से ही पढ़ाएंगे तो आप हमें पकड़ लोगे, लेकिन अगर अभी हम स्पीड से पढ़ाते हैं तो आपके ऊपर से उड़ जाएगा, तो आप कहोगे छोड़ो समझ नहीं आ रहा है, छोड़ो और पढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन इसीलिए किया जा रहा है कि आपको बहुत आराम से रिलैक्स मोड में हम पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा थियरीज नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं लगवाते हैं। आपको जो ज़रूरी है उतना पढ़ा रहे हैं और उतना न्यूमेरिकल्स लगवा देते हैं। अब आपको इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी जल्दी ही आपको जो आपका पहला चैप्टर था मोल कॉन्सेप्ट, उसका और एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा, कंप्लीट एनसीईआरटी। क्योंकि बच्चों देखो क्या है कि एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ोगे आप तो कितना भी कुछ पढ़ लो आपको चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। और एनसीईआरटी अगर समझ में आ गई तो समझ लो दुनिया की कोई भी किताब आप समझ सकते हो। तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी समझना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन, एक एक वर्ड पढ़ो।
तब तो चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप ऐसे ही एनसीईआरटी बुक को ऐसे बंद करके रख देते हो, मैं देखता हूँ बच्चों की बुक्स नई नई एकदम रहती है, एनसीईआरटी बुक्स ऐसी साल भर बाद भी देखोगे एकदम नई रहती है, पेज ही नहीं खुले होते हैं, कुछ पेज चिपके होते हैं, उसको फाड़ा तक नहीं गया होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे उसको यूज़ ही नहीं करते हैं। यूज़ करिए बच्चों, क्योंकि वो बहुत अच्छी बुक है। ओके, तो आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इन सीरीज एक एक करके सारी सीरीज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।